नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव प्रतिमा क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर आप लोगों के साथ भारत का संविधान पॉलिटी डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत का संविधान या पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। परीक्षा के हर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, क्योंकि हर परीक्षा में इसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे वो आपका एक्ट से आए, चाहे आपका वो जो है कि आर्टिकल से आए, चाहे पार्ट से आए, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल साइंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बनते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको कॉन्टिन्यूसली ध्यान से पढ़ा जाए तो काफ़ी आसान और रोचक सब्जेक्ट है, आपकी जानकारियों के लिए भी और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए जो है कि पार्ट वाइज डिसाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक इतिहास को शुरू करते हैं, और संवैधानिक इतिहास शुरू होता है एक्ट से। कहा जाता है कि भारत को स्वतंत्रता राष्ट्रवादी आंदोलनों से मिली, क्रांतिकारी आंदोलनों से मिली, ये दोनों सच है। लेकिन ये इतना ही सच है कि भारत को स्वतंत्रता एक्टों के माध्यम से भी मिली। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट ही रहे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। एक्ट क्यों सब महत्वपूर्ण रहे? क्योंकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भारत में जब व्यापार करने आई तो अपने सुविधा अनुसार वो एक्ट बनाती रही, और उसी एक्ट में धीरे धीरे भारतीयों को कुछ स्वायत्तता मिलती चली गई। इस प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक्टों के माध्यम से ही माना जाता है कि भारत स्वतंत्र हुआ। एक्टों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक्टों की शुरुआत होती है 1600 के चार्टर्ड एक्ट से। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार तरीके से हम दो भागों में इसको बांट देते हैं। पहला पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा पार्ट है ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज हुई तब से लेके जितने भी एक्ट इसके शासन के अंतर्गत आए उसको जब हम पढ़ते हैं तो पार्ट 1 में पढ़ते हैं। और जब 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका भारत में एकदम नगण्य हो गई। ब्रिटेन ने भारत की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली। तब से जो है कि दूसरा पार्ट जो शुरू होता है एक्ट का। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले पार्ट में कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले पार्ट में कौन कौन से एक्ट आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहला जो आया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, तो वो था 1600 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1600 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या किया गया? तो 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो 1600 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कुल 24 जो थे व्यापारी जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ से, महारानी एलिजाबेथ से क्या मांगते हैं? पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार मांगते हैं, जिसे महारानी एलिजाबेथ जो होती हैं वो 18 वर्षों के लिए पूर्वी देश को पूर्वी देश का व्यापारिक अधिकार जो होता है वो अंग्रेजों को या व्यापारियों को दे देती हैं, जिस चार्टर्ड को लेके 31 दिसंबर 1600 को जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था कुल पूंजी जो थी वो 30,133 पाउंड थी। कितनी पाउंड थी? 30,133 पाउंड थी। कभी कभी डेटाबेस के क्वेश्चनों में ये पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें कुल भागीदार कितने थे? कुल पार्टनरशिप कितनी थी? 217 व्यक्ति जो थे इसमें क्या थे? भागीदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब गई तो उसमें कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस कंपनी में एक गवर्नर था और एक उप गवर्नर सहित कुल कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। 1600 के चार्टर्ड ईस्वी में यही बताया गया। फिर से एक बार समराइज करते हैं तो 1600 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर ब्रिटेन के 24 व्यापारी भारत के व्यापार के लिए निकले। उनकी सालाना आय कितनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सालाना आय कितनी थी? 30,133 पाउंड, और कुल कितने भागीदार थे? 217 भागीदार थे। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट। अब इसके बाद से देखिए दूसरा चार्टर एक्ट आता है, वो 1626 में आता है। 1626 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद से
1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट, 1781 में रीसेटलमेंट एक्ट, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, 1792 में चार्टर्ड एक्ट आता है, इसको केवल चार्टर्ड बोला गया। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ये चार्टर्ड एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट कब आया, तो 1813 में भारत का क्या आया, पहला चार्टर्ड एक्ट आया। इसके बाद से 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 लड़ा जाता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका भारत में क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। और 1858 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1858 का महारानी का आज्ञा पत्र, महारानी विक्टोरिया का आज्ञा पत्र या महारानी का चार्टर आता है, महारानी का चार्टर आता है। और इस चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक सामान्य कंपनी के रूप में कर दिया जाता है और भारत का जो शासन होता है वो क्या होता है, ब्रिटेन अपने हाथों में ले लेता है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया और यहाँ पर भारत। 1858 से पहले जब भी कोई नियम बनता था तो ब्रिटेन जो बनाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बनाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे किस पे लागू करता था, भारत पे लागू करता था। लेकिन 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मध्यस्थता की भूमिका को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारत पर क्या करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। आइए, ये एक्ट जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। अब इसी एक्ट को हम लोग बारी बारी से एक एक एक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इस एक्ट में सबसे पहला एक्ट जो आता है 1600 का, जिसको मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब दूसरा एक्ट जो आता है वो 1626 का चार्टर्ड एक्ट आता है। एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा उसमें जो था कि 26 था, 1626 नहीं, वहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, वहाँ 1726 होगा, थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1726 का चार्टर्ड एक्ट क्या था। तो 1726 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कहा गया, इस राजलेखा के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंसियाँ थी। पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता, दूसरी बम्बई और तीसरी कौन सी थी आपकी, मद्रास। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को परिषद में विधि बनाने का क्या दिया गया, अधिकार, यानी कि गवर्नर जो थे उनको विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। यही पूछा जाता है क्वेश्चन की, बताइए किस चार्टर्ड एक्ट के तहत राज्यपालों को यानी कि विधान परिषद में नियम बनाने का अधिकार दिया गया या ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में नियम बनाने का अधिकार दिया गया, तो कब दिया गया, 1726 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। इसके बाद से एक दो युद्ध होते हैं, दोनों युद्ध बहुत सामरिक महत्व के होते हैं। जैसे कि पहला युद्ध होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करना भारत के शासन पे शुरू करती है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है और प्लासी का युद्ध जो होता है वो बंगाल के राजस्व या बंगाल को क्षेत्र को लेकर लड़ा जाता है। 1757 का प्लासी का युद्ध जो होता है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि वह युद्ध जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्टेबलाइज यानी भारत में स्थायी रूप से स्थापित करने का वो अधिकार दे दिया,
तो वो कौन सा युद्ध था? 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीत लेने के बाद अपने शासन को अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने लगातार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार कई एक्ट पारित किए और इन्हीं एक्टों में सबसे पहला एक्ट जो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। लेकिन उससे पहले हम जो है प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा करना जरूरी समझते हैं, तो थोड़ा चर्चा होगी प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आइए देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल के पलासी नामक स्थान पर हुआ था। पलासी, बंगाल के पलासी नामक स्थान पर हुआ था। और ये पलासी कहाँ है? चूँकि अंग्रेज प्रोनाउंसिएट सही तरीके से नहीं कर पाते थे, इसलिए वो पलासी के जगह पर क्या बोलते थे? प्लासी बोलते थे, इसलिए ये प्लासी के युद्ध के नाम से फेमस हो गया। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य जो था, सेनापति कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। चूँकि मैं एक बात बता दूं, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अपने पूरे जीवन काल में, युद्ध के जीवन काल में एक भी युद्ध हारा नहीं था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की भी संज्ञा दी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वो कौन सा सेना नायक था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था? तो वो और कोई नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव ही था। वो पूरे अपने युद्ध के इतिहास में एक भी युद्ध हारा नहीं था और वो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर रहा था? सेनापतित्व कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। चूँकि नवाब सेनापति जो मीर जाफर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही क्या कर चुका था? मिल चुका था। इसलिए जब 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो सामरिक तो महत्व प्लासी के युद्ध का बड़ा रहा, लेकिन उस युद्ध का कोई भी जो है कि कोई भी प्रकार से सिराजुद्दौला के फेवर में उसका युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हुआ? हार गया। और हारने के बाद यह युद्ध जो है कि मात्र 3 घंटे तक चला और युद्ध हारने के बाद वो महल के समीप, महल की तरफ भागा। पीछे से अंग्रेज खदेड़ करके क्या कर दिए? इसको, नवाब सिराजुद्दौला को मार दिए। अपने कथनानुसार 1757 में बंगाल का जो नया नवाब होता है वो मीर जाफर बनता है। इसके बाद से एक युद्ध होता है 1764 में। 1764 में जो युद्ध लड़ा जाता है उसको बक्सर का युद्ध कहा गया। 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है और ये बक्सर का युद्ध जो था वो किसके किसके बीच हुआ? तो मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है ना। अब ये मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम मीर जाफर का क्या था? दामाद था। ठीक है। देखिए एक बात मैं बता दूं, जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद से मीर कासिम जो है कि भागकर कहाँ चला गया था? पटना चला गया था। वहीं पर उसने अपनी सेना को संगठित किया और संगठित करके पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या किया? आक्रमण किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो 1764 के समय एक बार फिर बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया था? मीर जाफर को बना दिया गया था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध लड़ा गया बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में भी मीर कासिम के साथ अवध के नवाब
अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना थी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीर कासिम की संयुक्त सेना, मीर कासिम की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था बताइए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समकक्ष था। युद्ध हुआ, युद्ध में देखिए मैं अंतर बता दूं, युद्ध में संख्या बल में देखा जाए तो मीर कासिम की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से बहुत बड़ी थी, लेकिन युद्ध के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, वैसे बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज क्या हो जाते हैं? विजित हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि यहाँ पर तीनों सेना रहती है और तीनों सेना में संगठन और एकता का क्या होता है? अभाव होता है। अवध की युद्ध नीति कुछ अलग होती है, मुगलई युद्ध नीति कुछ अलग होती है, और जो मीर कासिम के जो सेना रहती है वो क्या रहते हैं? पटना के जेलों में बंद 10,000 कैदी रहते हैं, जिनको युद्ध का जो है कि कोई अभ्यास कई वर्षों तक नहीं रहता है। तो संख्या बल में तो मीर कासिम की सेना बहुत लंबी ऊंची बड़ी सेना दिखती है, लेकिन उनमें अनुशासनहीनता रहती है, अनुशासन की कमी रहती है। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना रहते हैं वो क्या रहते हैं? अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और अनुशासनात्मक सेना होती है, और लगातार वो कई युद्ध जो होते हैं लड़ते चले आते हैं, तो उनको युद्ध का भी पर्याप्त अनुभव मिलता रहता है, जिसके कारण इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों का क्या होता है? विजय होता है, अंग्रेज इसमें विजय होते हैं। इसके बाद से 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन जो होता है ये कहता है कि अब जो है कि हम किसी भी बंगाल के देसी रजवाड़े को बंगाल का शासन नवाबी नहीं देंगे, हम स्वयं क्या करेंगे? अपना इस पर आधिपत्य करना शुरू करेंगे। और इसी क्रम में 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये देखते हैं सबसे पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम एक्ट में जानेंगे कि क्या क्या था। सबसे पहली बात की देखिए 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंसियों में बटी थी। पहली प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग हुआ करती थी और इन सब में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी जो थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी मानी जाती थी। बम्बई और मद्रास, और तीनों जगह पर अलग अलग गवर्नरों की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया? एक किया गया, यानी सत्ता को, ब्रिटिश सत्ता को भारत में सेंट्रलाइज करने का यानी केंद्रीकृत करने का काम किया गया, और तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक बड़ी प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसका नाम दिया गया क्या? बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या नाम दिया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी चूंकि उस समय कलकत्ता का गवर्नर जो था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो कलकत्ता के क्या थे? गवर्नर थे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? सत्ता को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को भारत में सेंट्रलाइज किया गया था। तो इस प्रकार से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या हो गए? बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए। और जब सत्ता को सेंट्रलाइज कर दिया गया तो बंगाल के गवर्नर का पद चेंज कर करके क्या बोला जाना शुरू किया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना शुरू कर दिया। क्या कहा जाना शुरू किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले से ही बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। तो जब ये सत्ता का सेंट्रलाइज किया गया तो सत्ता के सेंट्रलाइज के बाद से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए, और उन्हीं के समय ये सत्ता का सेंट्रलाइज किया गया था, तो इसमें बंगाल के क्या हुए? प्रथम गवर्नर जनरल। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं आप, परीक्षा में बहुत बार ये पूछा है। तो देखिए पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था?
अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाता है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर किसको बताएंगे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के क्या थे? अंतिम गवर्नर थे। ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये भी बंगाल के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो इस प्रकार से 1773 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सत्ता को सेंट्रलाइज किया और तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक बड़ी प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। पद को चेंज किया गया, गवर्नर के बाद इसमें गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? आइए देखते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना, क्वेश्चन जो है एक्ट से लगातार आते रहते हैं, इसलिए एक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पेन से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। सब फैक्ट डेटा है, बहुत अच्छे से ये सब बताई गई चीज़ें हैं। ठीक है। याद हो जाएगा तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। चूंकि ये बात आती है कि 1773 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो चूंकि उच्चतम न्यायालय तो एक न्यायिक संस्था थी, तो भारत में इसको स्टेबलाइज क्यों किया गया? क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार करने आए थे, तो उनको न्यायिक मामलों से तो कोई मतलब था ही नहीं। तो वो क्या चाहते थे? तो इसका उत्तर ये होगा कि इस महारानी ब्रिटेन की महारानी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसलिए किया क्योंकि उस समय तक 1773 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, पर्याप्त संलिप्त थे, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसकी न्यायिक जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया 1773 में। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। ठीक है। ये हो गया। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की भी क्या की गई? नियुक्ति की गई। देखिए इस एक्ट से और इस लाइन से कम 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 में किया गया। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। सन याद रखिएगा, 1774 में, 73 में प्रावधान और 74 में स्थापना की गई। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। किस स्थान पर? पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाएगा तो कलकत्ता में। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो इस प्रकार से इस एक्ट से, इस लाइन से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये 5 बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लगातार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में का ईस्ट इंडिया के कंपनियों के कर्मचारियों को, इस पॉइंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस लेना क्या कह दिया गया? अनिवार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। कि इससे पहले ये अनिवार्यता 1773 से पहले नहीं थी, लेकिन 1773 के बाद से कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी ब्रिटेन का नागरिक अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ना चाहता था और भारत में व्यापार करना चाहता था, तो उसको अब महारानी से क्या लेनी पड़ती थी? आज्ञा लेनी पड़ती थी। चौथा पॉइंट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है ना। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक बार रीसमराइज कर लेते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला काम होता है, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता को सेंट्रलाइज करती है। बंगाल, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक बड़ी प्रेसिडेंसी बनाई जाती है, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है। और वहाँ पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं। इसके बाद से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रावधान 1773 में होता है, स्थापना 1774 में होता है। सर एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी रहते हैं। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस लेने का अनिवार्य कर दिया जाता है। और लास्ट में 20 वर्षों के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। चूँकि 1773 में अगर 20 ऐड करेंगे, 1773 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 1793 का एक्ट आना चाहिए। 1793 का एक्ट तो आता ही है, लेकिन 1773 के और 93 के बीच में 2 एक्ट आते हैं। पहला एक्ट आता है 1781 में, इसको बोला गया रीसेटलमेंट एक्ट, और 1785 में पीट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला गया? 1781 में रीसेटलमेंट एक्ट और 1785 में पीट्स इंडिया एक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले 1781 का रीसेटलमेंट एक्ट क्या कहता है। 1773 के बाद से 2 एक्ट आते हैं। 1773 से 1793 के बीच में जो होते हैं 2 एक्ट और आते हैं। एक आता है 1781 का रीसेटलमेंट एक्ट, और एक आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। आइए देखते हैं दोनों एक्टों में क्या क्या था। तो सबसे पहले 1781 का रीसेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट को क्या होता है? तो 1781 का रीसेटलमेंट बहुत बड़ा एक्ट तो नहीं रहता है। रीसेटलमेंट एक्ट 1781 जो होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बुलाया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का रीसेटलमेंट एक्ट बनाया जाता है। इस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय क्या होता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टता की जांच करने में असफल रहता है, जिसके कारण जो होता है रीसेटलमेंट एक्ट लाया जाता है। लेकिन इसका भी प्रभाव
इस एक्ट का प्रभाव भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ नहीं होता है, इसलिए यह एक्ट जो रहता है वो असफल एक्ट रहता है, असफल एक्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट देखते हैं क्या था इसमें। सत्रह के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व लगातार भारत में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और यही वर्चस्व महारानी विक्टोरिया को या महारानी को जो होता है, विक्टोरिया नहीं महारानी को लगातार चैलेंज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन को लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकारों में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो होता है ब्रिटेन क्या करती है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 2 भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, और भारत में 2 बोर्डों का गठन किया जाता है। पहला बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 1784 एक्ट के तहत क्या किया जाता है, तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक के अधिकार को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका बना दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करते हैं। ठीक है ना, किस क्षेत्र से क्या व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना है, इसका जो निर्णय होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों की देखरेख करते हैं। कंपनी के राजनैतिक एवं प्रशासनिक मामलों की देखरेख करते हैं। ठीक है ना, कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में क्या करता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 2 भागों में बांटा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करते हैं। एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में मैं आगे के एक्ट को बताऊंगा, 1793 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बनाऊंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया, अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद।